Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Arslan Satti and I'm back with another important video. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स सेक्शंस के क्वेश्चंस को, जो कि रीसेंट पास्ट एग्जाम्स के अंदर इंक्लूडेड थे। और ना सिर्फ ये कि इनको सॉल्व करने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम के अंदर क्या डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस की, बल्कि उसके साथ साथ मैं इनको थॉरली एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाए, ताकि सिमिलर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इंशाल्लाह 100% जब उनको सॉल्व जो है वो कर सकें। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी नॉलेजेबल कंटेंट जो है वो पहुंचता रहे। तो एक बात याद रखनी है कि इवन जो एम कैट का या बीडीएस का टेस्ट होता है ज़ियाउद्दीन का, उसके अंदर भी बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा आप डीपीटी में, एमएलटी में, बीएसएन में अप्लाई करते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग की फील्ड्स में अप्लाई करते हैं, लॉ में अप्लाई करते हैं, साइकोलॉजी की फील्ड में अप्लाई करते हैं, सोशल साइंस या बिजनेस की फील्ड में ज़ियाउद्दीन में अप्लाई करते हैं, सब में बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही आते हैं, चाहे उनका जनरल टेस्ट है चाहे उनका जो मेडिकल टेस्ट है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन उन तमाम फील्ड्स के लिए जो है वो टोटली रेलेवेंट है, और ये आपके पेपर और आपके करिकुलम के मुताबिक ही हैं, जो कि आपके इंटरसेस का करिकुलम है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ एन इज एन ऑड इंटीजर, अगर एन एक ऑड इंटीजर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑड, तो कौन सी वैल्यू इसमें से हमेशा ऑड आएगी। यानी अगर हम एन को एक ऑड वैल्यू के तौर पे ले रहे हैं तो कौन सा नंबर इनमें से हमेशा हमें ऑड वैल्यू देगा। ठीक है। सो ये n की पावर 2 है, ये भी n की पावर 2+1 है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन पहले कर लेते हैं चॉइसेस में। सो अगर n एक और इंटीजर है तो कौन सी वैल्यू हमें हमेशा यहाँ पर ऑड मिलने वाली है। सो n+1 क्या ऑड आएगा अगर n की वैल्यू ऑड है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम n को एक ऑड वैल्यू सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज हम n की वैल्यू 7 ले लेते हैं। n की वैल्यू मैंने 7 सपोज कर ली। अब फर्स्ट चॉइस को देखता हूँ कि क्या ये हमें ऑड आंसर दे रही है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर एक ही चॉइस जो है वो करेक्ट होगी। ठीक है। सो मैंने n को 7 सपोज कर लिया। ऑप्शन 1 है 7+1, ये तो 8 आ रहा है, ये तो इवन नंबर है, इसका मतलब है दिस इज इनकरेक्ट, ये राइट चॉइस नहीं है। सेकंड चॉइस इसी का ही स्केयर है, n+1 का स्केयर है, क्योंकि मैंने n को 7 सपोज किया है। 7+1 का स्केयर कर लेंगे, दैट विल बी 8 का स्केयर, सो 8 का स्केयर 64 आ जाएगा। तो इवन नंबर का स्केयर भी हमेशा इवन ही होता है। तो दिस इज ऑल्सो गिविंग अस एन इवन आंसर। हमें तो वो टर्म चाहिए कि जो, अगर हम n एक ऑड इंटीजर है, कौन सी चॉइस ऐसी है इसमें से कि जो कि हमेशा हमें ऑड इंटीजर ही देती है। सो एन का स्केयर, 7 का स्केयर विल बी 49। तो 7 का स्केयर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा हमारे पास। सो दिस इज सुपर इजी। ऑड ऑड नंबर लिया हमने एन, हमारे पास आंसर भी ऑड आया। एक और वैल्यू देख लेते हैं, 9 के लिए देख लेते हैं, 9 भी एक ऑड नंबर है, सो 81 ही आ रहा है, वो भी ऑड है। n² + 1 ये हमें ऑड नहीं मिल रहा। ठीक है। क्योंकि अगर आप 7 का स्केयर करते हो, उसमें 1 ऐड करते हो, तो वो तो हमारे पास क्या आ जाता है, 49+1, दैट इज 50, दैट इज इवन। तो ये भी इनकरेक्ट चॉइस है। So the only correct choice here is option C, that is n raised to the power 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन है, मॉड का लेकिन क्वेश्चन है। सो एक बात याद रखनी है कि मॉड के अंदर अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म भी हो तो वो पॉजिटिव टर्म हो जाती है। सो पॉजिटिव टर्म हो जाती है। 4-8+2 करेंगे। सो 4-8+2, सबसे पहले ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा। सो 8+2 क्या हो जाएगा, 10, बाहर माइनस है तो -10 आ जाएगा, बाहर मॉड है। 4-10 करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 10 चला गया 6, साइन बढ़ेगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन मॉड में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाती है, तो ये वजह है कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारे पास, +6 विल बी द राइट चॉइस हेयर। क्योंकि मॉड ऑफ -6 क्या बन जाता है, वो हमारे पास +6 बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि एवरेज वेट। अब पेपर में ना ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इनको बड़ा समझ के करना होता है। पेपर में आपके लिए ये जो है ना कंफ्यूजन का बाइस बन सकते हैं। अगेन ये भी पास पेपर का ही क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज इज 53 पाउंड। 3 लड़कों का जो एवरेज वेट है ना वो 53 पाउंड है। नॉट वन ऑफ दीज बॉयज वेज लेस देन 51 पाउंड। किसी एक भी लड़के का जो वेट है वो 51 पाउंड से कम नहीं है। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन हेयर। इसको मैं येलो में हाईलाइट कर लेता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि तीन लड़कों का जो एवरेज वेट है, तीन बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 53 पाउंड है। ठीक है, सो तीन बॉयज का जो एवरेज वेट है ना वो 53 पाउंड है। लेकिन किसी एक भी लड़के का जो वेट है वो 51 पाउंड से कम नहीं है। और पूछ क्या रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेट इन पाउंड्स ऑफ एनी वन बॉय। किसी भी एक लड़के का मैक्सिमम पॉसिबल वेट कितना होगा। अब सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जिनको एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ और क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सबको हम सम करते हैं और जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उन पर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर तीन वैल्यूज है मेरे पास, तीन बॉयज का वेट है, तो इनकी एवरेज मैं कैसे निकालूंगा। इनकी एवरेज निकालने के लिए वेट ऑफ द फर्स्ट बॉय प्लस वेट ऑफ द सेकंड बॉय प्लस वेट ऑफ द थर्ड बॉय सम करूंगा मैं एंड डिवाइड बाय 3 कर दूंगा मैं, तो एवरेज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, सो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी भी वैल्यूज गिवन है उन सबको हम सम करते हैं, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उन पे हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। सो अब क्वेश्चन में कह रहा था कि तीन लड़कों का जो एवरेज वेट है वो 53 पाउंड है, वो 53 पाउंड है। किसी भी लड़के का, नॉट वन ऑफ दीज बॉयज वेज लेस देन 51 पाउंड, किसी भी लड़के का वेट जो है वो 51 पाउंड से कम नहीं है। तो बताओ कि मैक्सिमम पॉसिबल वेट क्या हो सकता है एक लड़के का, ऑफ एनी वन बॉय। देखें, अगर दो लड़कों का मिनिमम वेट आएगा ना, तो लाजमी बात है कि उस एवरेज में जो थर्ड बॉय होगा उसका वेट मैक्सिमम हो जाएगा। कि भाई ये मिनिमम वेट है दो लड़कों का, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो थर्ड बॉय होगा उसका वेट जो है वो क्या हो जाएगा, थर्ड बॉय का जो वेट है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो थर्ड बॉय का वेट कितना वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। राइट, सो द वेट ऑफ द थर्ड बॉय विल बी मैक्सिमम। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है वो ये है कि 53 पाउंड्स गिवन है इनकी एवरेज, मैं इसकी जगह पे 53 प्लग इन कर दूंगा। मैक्सिमम वेट तीसरे लड़के का तभी होगा जब बाकी दो का मिनिमम वेट है, तो मिनिमम वेट कितना है 51, तो पहले का भी 51, सेकंड बॉय का वेट भी 51 एंड थर्ड का आएगा मैक्सिमम, क्योंकि मैंने मैक्सिमम वेट निकालना है पॉसिबल, पूछ ही वो ये रहा था। डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3 इंटू 53 हो जाएगा, 3 5 15, 150 हो गया, और यह आ जाएगा 159। याद रखिएगा पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, लिहाजा बड़ा समझ के आपने कैलकुलेशंस करनी है। अब ये 108 102 राइट साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे वो ऐड हो रहा था। 159 में से 102 को मैं माइनस कर लूंगा तो थर्ड बॉय का वेट आ जाएगा जो कि मैक्सिमम आ जाएगा 57। मैक्सिमम क्यों आया फिर बता रहा हूँ कि बाकी दोनों बॉयज का वेट जो है वो मैंने मिनिमम लिया था। तो एवरेज निकालना इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट, बड़ा सिंपल है एवरेज निकालना है। कैसे एवरेज निकालते हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं भाई सबको सम कर लिया, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिवाइड कर लिया, एवरेज आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक ये था कि हमने बताना था कि थर्ड बॉय का मैक्स या किसी भी एक लड़के का वेट मैक्सिमम कब होगा, जब बाकी दोनों के मिनिमम होंगे। तो मिनिमम तो यही है ना कि नॉट वन ऑफ दीज बॉयज वेज लेस देन 51 पाउंड। इस बात का मतलब ये था कि किसी भी एक लड़के का वजन जो है वो 53 पाउंड से कम नहीं है। तो थर्ड बॉय का जो वेट आया है वो मैक्सिमम आया था, वो 57 आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक करने की कोशिश जो है वो की गई है। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता ईजी है अगर आप स्टेटमेंट को समझ लेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम आपके पेपर में इंक्लूडेड होंगे, इनको देख के करना है। एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे ये वेट से रिलेटेड था वर्ड प्रॉब्लम, इस तरीके के हो सकते हैं। डिफरेंट एवरेजेस के क्वेश्चंस हो सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन गिवन है हमारे पास x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। जब दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते तो उनका मल्टीपल ही एलसीएम है, तो 2 इंटू 3 का एलसीएम 2 इंटू 3 ही आ जाएगा 6 यानी। तो इसको मिलेगा, ऊपर एक्स है, ठीक है। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते तो 6 बनता है एलसीएम। 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 बीच में प्लस है तो प्लस, ऊपर एक्स आएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 10। 3x और 2x को हम ऐड कर लेंगे। 3x एंड 2x को स्टूडेंट जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट बिकम 5x इज इक्वल टू 10 इंटू 6। ये 6 जो यहाँ पे डिवाइड होता है वहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 65x, 5 1 जा 5 12 जा, x की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। सो दिस वाज प्रीटी सिंपल। मैंने सिंपली जो है वो एलसीएम लिया है और शॉर्टकट भी बता दिया, अगर दोनों नंबर सेम टेबल में नहीं आते
तो दोनों का मल्टीपल ही, दोनों का प्रोडक्ट ही हमारे पास एलसीएम आएगा। 6 आया एलसीएम, ऊपर एक्स था, एक्स एज इट इज रहा, 2 3 जा एंड 3 2 जा, ऐड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड सॉल्व किया एंड वी गॉट द आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। बार बार बता रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पेपर में खातिर ख्वाह होते हैं, अच्छे खासे इंक्लूड होते हैं। सना हैज $100 मोर देन रिया। सना के पास जो अमाउंट है वो $100 ज्यादा है रिया से। तो सना हैज $100 मोर देन रिया। ठीक है, तो सना की अमाउंट रिया से $100 ज्यादा है। आफ्टर सना स्पेंड्स $20, एक और बात पता चली कि जब सना $20 स्पेंड कर देती है ऑन ग्रोसरीज, शी हैज 5 टाइम्स एज मच मनी एज रिया। जब सना के पास जो अमाउंट है उसमें से अगर वो $20 स्पेंड कर देती हैं, तो अब जो उनके पास अमाउंट है वो रिया की अमाउंट का 5 टाइम्स है, 5 गुना है, 5 टाइम्स मल्टीपल है। बताना क्या है, ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ। हाउ मच मनी डज रिया हैज, रिया के पास कितने पैसे हैं, ये बात बतानी है। हम ये कहते हैं कि सना के पास जो अमाउंट है वो एस है और रिया के पास जो अमाउंट है वो आर है, फॉर और अंडरस्टैंडिंग एंड ईज। अब पहली स्टेटमेंट पे जरा गौर करो कि सना के पास $100 रिया से ज्यादा हैं। तो सना के पास जितनी अमाउंट है वो रिया की अमाउंट आर से $100 ज्यादा है। तो एस इज इक्वल टू आर प्लस 100 हो जाएगा। सना की अमाउंट एस है, रिया की अमाउंट आर है, और सना के पास $100 रिया से ज्यादा है, तो रिया की अमाउंट में 100 ऐड करेंगे तो सना की अमाउंट आ जाएगी, सना की वैल्यू आ जाएगी, तो सना के पास पैसे हैं वो आ जाएंगे। पहली इक्वेशन ये होगी। अब यहाँ पे दो अननोन्स है ना, एक है जो अमाउंट एस जो कि सना के पास है, और सेकंड है जो अमाउंट आर जो कि रिया के पास है। तो दो ही वेरिएबल्स होंगे तो वी विल गेट द सोल्यूशन। तो सेकंड जो दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस होंगी तो वी विल गेट द सोल्यूशन। अब सेकंड इक्वेशन हम यहाँ से लाएंगे, इसको मैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि जब सना अपनी अमाउंट में से $20 स्पेंड कर देती है, तो सना के पास जो पैसे थे उनको मैंने सपोज किया था कि वो कितने हैं, वो $S हैं। उसमें से 20 सना ने स्पेंड कर दिए, स्पेंड करने का मतलब है 20 उसमें से माइनस हो गया, S - 20 किए। तो अब जो उसके पास अमाउंट है वो 5 टाइम्स है उस अमाउंट के जो कि रिया के पास है। तो रिया के पास अमाउंट आर थी, तो सना की ये जो अमाउंट है S - 20 ये रिया की अमाउंट का 5 टाइम्स होगी। कब, जब उसने $20 स्पेंड कर दिए, इसलिए मैंने ये 20 यहाँ पर क्या किया है, माइनस किया है। इस इक्वेशन को भी रीअरेंज कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ अगेन इन रेड कलर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। S - 5R यहाँ पर चला जाएगा, -20 राइट साइड पे चला जाएगा, +20 आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को अब हम ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लेंगे, रिया की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। और एस की फर्स्ट इक्वेशन आई थी S = R + 100, उसको भी रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, वो हो जाएगी S - R = 100। और सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, S - 5R = 20। चाहो तो आप किसी एक इक्वेशन से वैल्यू प्लग इन कर सकते हो दूसरी इक्वेशन में, चाहे तो आप ऊपर नीचे रख के इनको सॉल्व कर सकते हो। मैंने इनको ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लूंगा, माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। एस एंड माइनस एस कैंसिल, -R एंड +5R विल बिकम 4R, एंड 100 में से 20 चला गया तो 80 आ जाएगा। R = 4 1 सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, $20 आ जाएगी। अगर किसी को यू इक्वेशंस को सॉल्व करना डिफिकल्ट लग रहा है तो वो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन क्या आई थी, S - 20 आई थी, और ये जो इक्वेशन आई थी ये आई थी S = R + 100। हमने आर निकालना है, रिया की अमाउंट निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन में से, ठीक है, इस इक्वेशन में से एस की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन थी S - 20 = 5R, और इस इक्वेशन से एस की वैल्यू क्या आई थी, R + 100। तो एस की जगह पे R + 100 आ जाएगा फ्रॉम दिस वन, -20 अपनी जगह पे है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एस की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी R + 100 जो कि फर्स्ट इक्वेशन से आई है भाई, = 5R कर लेंगे। ठीक है, अगेन यूं भी ये सॉल्व हो जाएगा, ये बल्कि ज़्यादा इजी लगेगा कुछ स्टूडेंट्स को, तो आप बेशक यूं सॉल्व कर लो। आर राइट साइड पे चला जाएगा, 5R में से आर चला जाएगा तो 4R, एंड 100 में से 20 चला जाएगा तो 80। 4 को कैंसिल कर लेंगे, आर की वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी। सो रिया के पास जो है ना वो $20 हैं। तो आंसर यूं भी 20 आया, वैसे भी 20 आया, आपकी चॉइस है, आप जिस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। बट हमेशा याद रखो कि वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पेपर के अंदर आते हैं
काफ़ी तादाद में आते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर आप साथ साथ कन्वर्ट करोगे, साथ साथ आप उनको मैथमेटिकली ट्रांसलेट करते जाओगे, इक्वेशंस बनाते जाओगे, तो चीज़ें आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएंगी, आपके लिए कन्वीनियंट होंगी। यही वजह है कि अक्सर मैंने अपने लेक्चर्स में वर्ड प्रॉब्लम को इंग्लिश टू मैथ्स भी कहा हुआ है। कि अगर आप ट्रांसलेट ठीक कर लेते हो, वो जो स्टेटमेंट आपके पास इंग्लिश में गिवन है या वर्बल स्टेटमेंट गिवन है, उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में करेक्ट ले जाते हो, तो आपके पास आंसर जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट द 35% ऑफ अ नंबर इज 14। व्हाट इज द नंबर? एक नंबर है जिसका 35% 14 है। आप ये बताइए कि नंबर क्या है। हमने वो नंबर बताना है कि वो नंबर क्या है जिसका 35% जो है वो 14 है। इसका 35% क्या है? 14 है। ठीक है। सो अगर एक नंबर का 35% की वैल्यू, एक नंबर का 35% जो है वो 14 है, तो बताओ कि ओरिजिनली वो नंबर क्या होगा। ठीक है। तो जब भी आपके पास एक नंबर की परसेंटेज गिवन हो और आपने टोटल नंबर बताना हो, आपने टोटल नंबर बताना हो, तो आप क्या करोगे कि आप उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और जो गिवन परसेंटेज है उससे आप डिवाइड कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है कि परसेंटेज जो गिवन नंबर है उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करवा लेना है और जो गिवन परसेंटेज है उससे आपने डिवाइड कर लेना है। आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा। कब? जब भी आपके पास वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज गिवन है, और स्पेसिफिक परसेंटेज के ऊपर वो वैल्यू गिवन है और आपने टोटल वैल्यू निकालनी है, तो वहां पे आपने ये चीज यूज करनी है। तो 14 है। 14 35% एक नंबर का, हमने वो नंबर बताना था, हमने वो नंबर बताना था। तो 7 2 जा, 7 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा 10। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 40 आ जाएगा। तो 40 एक ऐसा नंबर है कि इसका 35% 14 है। तो बड़ी मैंने आपको सिंपल ट्रिक बता दी। ये ट्रिक आपने वहां पे यूज करनी है कि जब आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज के ऊपर एक स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है और आपने टोटल वैल्यू या टोटल नंबर निकालना है कि वो नंबर था क्या। जैसा यहाँ पे था कि 14 जो है एक नंबर का 35% है, तो आप ये बताओ कि वो नंबर क्या है। टोटल नंबर निकालना था। अच्छा, अब ये तो एक एक सिचुएशन होगी। अब सम टाइम्स अगर आपको वो ये कहता है कि जी 720 एक नंबर है, बताओ आप कि इसका 30% क्या होगा, इसका 30% क्या होगा। सो अगर इस तरह की सिचुएशन में आ जाए कि व्हाट विल बी द 30%, व्हाट विल बी 30% ऑफ 720, तो फिर आपने क्या करना है। ये भी इस तरह के क्वेश्चन रहे हैं दोनों तरह के। ये भी आपके पास पेपर्स का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 करवाया, जो उसका दूसरा केस बता रहा हूँ, ये भी पास पेपर्स का क्वेश्चन है। तो जब भी आपके पास एक नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है, टोटल नंबर नहीं निकालना, बल्कि नंबर गिवन है और कह रहे हैं कि उसका इतने परसेंट कितना होगा, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 720 का 30% कितना होगा, तो फिर क्या करना है, फिर आपने नंबर को उठाना है, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड कर देना है। जीरो जीरो के साथ कैंसिल, जीरो जीरो के साथ कैंसिल, 72 इंटू 3 कर लेंगे, तो 72 इंटू 3 करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा, तो 216 आ जाएगा। तो जब भी आपने क्या करनी है, स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है और टोटल नंबर गिवन है, स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है और आपके पास टोटल नंबर गिवन है, टोटल नंबर गिवन है, तो फिर आप क्या करोगे, सिंपली आप जो आपके पास टोटल नंबर गिवन है उसको उस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दोनों मैंने आपको तरीके बता दिए, दोनों तरह के क्वेश्चन बता दिए। तरीके तो नहीं मैं कहूँगा, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं, समझने की जरूरत है। पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया जो कि टाइप था, उसके अंदर क्या था कि 35% जो है ना एक नंबर का वो 14 बन रहा है, टोटल नंबर बताओ। तो उस केस में आपने क्या करना होता है, नंबर को उठाना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और गिवन परसेंटेज से डिवाइड कर लेना है। तो ये काम हुआ था कि मैंने पास नंबर था 14 जो कि 35% बनता है किस नंबर का, मैंने टोटल नंबर बताना था, मैंने नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज से डिवाइड किया। हाँ, आपको अगर ये कह रहा है कि 30% कितना बनेगा 720 का, यानी इतनी परसेंटेज एक नंबर की कितनी बनेगी, तो फिर नंबर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे और 100 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो दोनों सिनेरियोज करवा दे, क्योंकि दोनों तरह से ही चीजें पेपर में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7।
I bought a house for rupees 160 and sold it for rupees 200. What percentage did I gain? परसेंटेज गेन निकालनी हो, परसेंटेज लॉस निकालनी हो, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो, परसेंटेज लॉस निकालना हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, बड़े सिंपल सी बात है, जो गिवन नंबर्स है ना उनका ऊपर आप डिफरेंस ले लोगे, डिफरेंस ले लोगे नीचे, आप डिफरेंस को आप डिवाइड कर दोगे ओल्ड वैल्यू से या ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है, जो भी वैल्यू ओल्ड वैल्यू थी या ओरिजिनल वैल्यू से आप डिवाइड करोगे, इंटू 100 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक बड़ा इजी और बड़ा कन्वीनियंट जो है ना फॉर्मूला बता दिया। एक ही फॉर्मूला में आपको चारों सिचुएशंस बता दी कि अगर आपके पास स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन है, या अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में क्वेश्चन है, या वैसे ही कोई क्वेश्चन है और वहां पे आपने परसेंटेज गेन निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो ऊपर आप डिफरेंस, जो गिवन वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस लेंगे, नीचे आप ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, अप्लाई करते हैं इस टेक्निक को, इस ट्रिक को, क्या ये वर्क करती है, इस पर नहीं करती। कह रहा है कि मैंने एक घर खरीदा है रुपीज 160 का। सो आई बॉट अ हाउस फॉर रुपीज 160। सो 160 रुपीज का मैंने ये घर लिया, एंड मैंने बेचा है 200 रुपीज का। तो बताओ मुझे कितना परसेंटेज प्रॉफिट गेन किया है। ऊपर डिफरेंस आ जाएगा। अब 200 और 160 का डिफरेंस कितना आएगा, 40। तो ऊपर आ जाएगा 40। ओरिजिनल वैल्यू क्या है भाई, ओरिजिनली उसने वो घर कितने का लिया था, 160 का लिया था। 160 से हम डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, वी विल गेट द आंसर। जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड फोर, फोर ज़ा 16, फोर टेन ज़ा 40। देन आप क्या करेंगे कि टू के साथ कैंसिल कर लेंगे, टू टू ज़ा 4, टू फाइव ज़ा 10, फिर इसको भी कर लेंगे आप, टू फाइव ज़ा 10, तो फाइव फाइव ज़ा 25 आ गया परसेंट। सो आपने 25% का गेन जो है वो हासिल किया। इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज लॉस पूछ ले या परसेंटेज प्रॉफिट पूछ ले, गेन और प्रॉफिट वैसे तो एक ही चीज़ होती है, और लॉस या लॉस्ट एक ही चीज़ होती है। ऊपर आप डिफरेंस हमेशा नीचे ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 करोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने दो तीन दफ़ा रिपीट कर दिया फॉर्मूला, ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। तो चॉइस बी जो है ना वो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन बी जो है वो मेरे पास राइट चॉइस थी यहाँ पे। कह रहा मैन अर्न रुपीज 415 अ मंथ एंड स्पेंड्स 85% ऑफ हिज इनकम, व्हाट डज ही सेव। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि अगर एक आदमी की इनकम जो है ना वो रुपीज 450 है, उसमें से 85% वो स्पेंड कर देता है, तो उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, 85% है, एंड रिमेनिंग वो बचा रहा है। तो बताओ कि कितना उसने सेव किया है। तो इसका मतलब है उसकी सेविंग जो है वो 15% है। कॉमन सेंस लगाएं। तो 450 रुपीज जो वो अर्न करता है उसमें से 85% तो वो स्पेंड कर देता है, तो सेव कितना कर रहा है वो, सेव वो 15% कर रहा है। तो हमने सेविंग्स बतानी है, हाउ मच डज ही सेव। तो हम क्या करेंगे, 450 का 15% निकाल लेंगे। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि किसी भी नंबर की एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो, तो नंबर को उस परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई कर लोगे और 100 से डिवाइड कर लोगे, आपके पास वो स्पेसिफिक परसेंटेज आ जाएगी। तो मैंने सेविंग निकालनी थी, 15% सेविंग है, 15 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, फाइव थ्री ज़ा एंड फाइव टू ज़ा, राइट। ऊपर आ जाएगा 45 इंटू 3, एंड नीचे जो है 2 है। तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर 45 इंटू 3 कर लो, 3 5 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड किया तो 135, 135 ऊपर आ गया, नीचे 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 135 को 2 से मैं डिवाइड कर लेता हूं, तो आई विल गेट द आंसर। 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, 15 आ गया, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो लगाऊंगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो 67.5 जो है ना वो मेरे पास आंसर आया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस है, 67.50। तो था ये बड़ा इजी क्वेश्चन, लेकिन आंसर पॉइंट्स में था। मैंने एक एक स्टेप मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का दोनों का कर दिया। याद रखना रखना, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो मैथमेटिक्स के सेक्शन में स्ट्रगल नहीं करना, एक ही क्वेश्चन के अंदर नहीं स्टक हो जाना। बेसिक्स अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप कैलकुलेशंस विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो, इजी वे है। आप इजीली जो है ना वो कैलकुलेशंस को जो है वो कर सकते हो। सिर्फ रुकना नहीं है आपने, एक ही क्वेश्चन के अंदर नहीं फंसे रहना। एंड सेकेंडली एक ट्रिक याद रखो कि बेसिक्स को, बेसिक स्टेप्स को करेक्ट
परफॉर्म करना है, बेसिक प्रोसीजर को करेक्ट परफॉर्म करना है, तो इंशाल्लाह चॉइसेस के अंदर जो है ना वो आंसर पड़ा हुआ होता है। थोड़ा सा भी आपको हिंट मिल जाता है, जिस तरह मुझे तो यहीं पे हिंट मिल गया था कि 67 के ऊपर हिंट मिल गया था कि किसी और चॉइस में 67 पड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी ही करेक्ट चॉइस है। आगे अगर कंप्लीटली इसको आप ना भी सॉल्व करते तो। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। इन 10 years द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 59,375 टू 61,750। फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि परसेंटेज इंक्रीज निकालनी हो, परसेंटेज डिक्रीज निकालनी हो, परसेंटेज गेन निकालना हो, परसेंटेज लॉस निकालना हो, तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज भी आप ऐड कर लीजिए। तो वो आप कैसे निकालेंगे कि आप ऊपर आप डिफरेंस रखोगे फॉर्मूला में, नीचे आप ओरिजिनल वैल्यू रखोगे, आपके पास इंटू 100 करोगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले एक टाउन की पॉपुलेशन, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक टाउन की पॉपुलेशन पहले थी 59,375, बढ़कर हो गई है इतनी। बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के लिए, कि आप ऊपर क्या क्या यूज करेंगे, ऊपर क्या क्या वैल्यू आप यूज करोगे, ऊपर आप डिफरेंस आना चाहिए आपके पास, नीचे आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आनी चाहिए, इंटू 100 आना चाहिए, यू विल गेट द आंसर। तो ऊपर पहले तो हमें डिफरेंस चाहिए, तो 61750 में से माइनस करूंगा मैं 59375 को। स्टेप्स करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 4 हो जाएगा, ये इसको कैरी देगा 10, 10 में से 5 चला गया तो 5 आ जाएगा। ये 6 हो जाएगा, इसको कैरी देगा 14, 14 में से 7 चला गया 7, 6 में से 3 चला गया 3, 1 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी लेना पड़ेगा, ये 5 हो जाएगा, ये इसको कैरी देगा 11, 11 में से 9 चला गया तो 2, 5 में से तो 5 चला गया 0। तो जीरो जो स्टार्टिंग जीरो है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, मैं जीरो को लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंस आ गया मेरे पास ऊपर, यस वो है 2375, डिवाइडेड बाय ओरिजिनली कितनी उसकी पॉपुलेशन थी 59375 इन 200 करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो 5 है दोनों के एंड में, ऊपर वाले नंबर के एंड में भी, न्यूमरेटर के एंड में भी 5 है, डिनोमिनेटर के एंड में भी 5 है, इसका मतलब है ये 5 के टेबल में आते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे। अब बड़ा मैंने आपको बताया ना कि आपने बड़ा कॉन्शियसली और बड़े फोकस से जो है ना कैलकुलेशंस करनी है। थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है लेकिन है नहीं है, बहुत ईजी है। 5 के टेबल से मैं इसको कैंसिल करता हूँ पहले। सो लेट स्टार्ट। तो 5 4 जा 20, 23 में से 20 चला गया, ठीक है, 3 बचा, 3 और 7 37 हो गया, 4 7 जा सॉरी 5 7 जा 5 से डिवाइड कर रहे थे, 5 7 जा 35, 2 बचा, 37 में जब 35 जाएगा 2 और 5 25, तो 5 5 जा 25 आ गया। नीचे भी कैंसिल करूंगा मैं, नीचे मैं कैंसिल करूंगा तो 5 1 जा 5, अगेन 5 1 जा 5, 9 में से 5 चला गया, 4 बचा, 4 और 3 43 हो गया, एंड 5 8 जा 40 होता है, 3 बचा, 3 और 7 37 हो गया, एंड 5 7 जा 35, अगेन 2 बचा, 2 और 5 25, 5 5 जा 25, अगेन न्यूमरेटर में 475, डिनोमिनेटर में 11,875 है, दोनों के लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब है स्टिल दे कैन बी कैंसिल विद द टेबल ऑफ 5। सो फॉर योर कन्वीनियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको ये कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आगे ग्रीन में कैंसिल करूंगा, ठीक है जी। सो ये भी, अब इसके भी आखिर में 5 है, इसके आखिर में भी 5 है, लास्ट डिजिट 5 है तो कैंसिल हो सकता है, 5 से करते हैं। 5 9 जा 45, 2 बचा, 2 और 5 25, 5 5 जा 25, तो ऊपर आ गया 95, नीचे देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास। 5 2 जा 10, 11 में से 10 चला गया, 1 बचा, 1 और 8 18, 1 और 8 18, 5 3 जा 15, 3 बचा, 3 और 7 37 हो गया, 5 7 जा 35, 2 और 5 25, फिर 5 है। अभी भी ये दोनों के लास्ट डिजिट्स 5 है, तो ये कैंसिलेशन जो है ना वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो हम इनको कैंसिल करते रहेंगे तब तक जब तक हम सिंप्लीफाइड वर्जन पे नहीं पहुंच जाते। तब ऊपर मेरे पास 95 बचा है, नीचे मेरे पास 2375 बचा है, इंटू 100 है। तो 5 के टेबल से मैं क्या करता हूँ, अगेन कैंसिल करूंगा मैं इसको, 5 1 जा 5, 4 बचा 45, एंड 5 9 जा 45 आ गया, 5 4 जा 20 आ गया, 23 में से 20 चला गया, 3 बचा, 3 और 7 अगेन 37 आ गया, और फिर 5 7 जा 35, 2 और 5 जो है वो मेरे पास क्या आ गया 25 आ गया मेरे पास। तो 5 5 जा 25 हो गया मेरे पास, ठीक है जी। अब इसके तो आखिर में 19 हो गया है, ये तो मुझे डिवाइड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों जो है वो कैंसिल होते हैं 5 के टेबल से। अब मैं इनको कैंसिल करूंगा तो 5 4 5 20 ज़ा 100 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करूंगा मैं,
तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 9 ज़ा 45, 2 और 5 25, अगेन मेरे पास बचेगा, और ये आ जाएगा 95। फिर 5 से कैंसिल कैंसिल करते रहना आपने जब तक कैंसिल नहीं होता। तो एक ऐसा क्वेश्चन होगा बीच में आपके मैथमेटिक्स सेक्शन में, थोड़ा सा कैंसिलेशन में टाइम लेगा। तो सिंपली कैंसिलेशन मैंने क्या रखी है, कंटिन्यू रखी है, मैं रुका नहीं हूँ। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐड किया है, ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, सिर्फ कैंसिल करते हुए आपने ख्याल करना है। सो 5 4 ज़ा 20, अगेन 5 1 ज़ा 5, 4 बचा, 45, तो 9 आ गया, 19 और 19 अब ये हो गए कैंसिल हो जाएंगे, और ये 4 रह गया। सिंपली 4% जो है वो मेरे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी मेरे पास राइट चॉइस है। तो इस क्वेश्चन से क्या पता चला कि देखने में ये क्वेश्चन आसान था, ट्रिक मैंने आपको बता दी कि भाई सर ने ट्रिक बता दी थी। वो ट्रिक क्या थी कि जहां पे भी परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, फॉर्मूला मैंने यहाँ ऊपर लिखा, मैं वहां से बता देता हूँ। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, परसेंटेज गेन लॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ऊपर हमेशा बेटा डिफरेंस आता है, नीचे ओरिजिनल वैल्यू आती है, इंटू 100 करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन में करना यही था। क्वेश्चन में उसने कहा कि एक टाउन है, उसकी जो पहले पॉपुलेशन है वो 59,375 है, अब उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 61,750 हो गई है। आप ये बताएंगे परसेंटेज इंक्रीज उसकी पॉपुलेशन में कितना आया है। तो ऊपर आपने डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस यहाँ पर क्या आया था, 2375, 2375 को मैंने 59,375 से डिवाइड किया, इंटू 100 कर लिया, उसी फॉर्मूला में प्लग इन किया, और आई केप्ट ऑन कैंसलिंग। मैं तब तक इनको कैंसिल करता रहा, सिंप्लीफाई करता रहा, जब तक मैं आंसर के ऊपर जो है वो नहीं पहुंच गया। तो आंसर आ गया था मेरे पास, लास्ट में लास्ट डिजिट उनका 5 था, 5 से वो कैंसिल हो रहे थे। सिर्फ थोड़ी सी इसमें जो कैंसिलेशन थी वो टाइम कंज्यूमिंग थी, वरना क्वेश्चन वॉज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मॉड ऑफ -4 + 4 -4 + 4 की वैल्यू बताएं क्या होगा। तो मॉड ऑफ -4, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर का जो मॉड होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है। तो ये जो मॉड ऑफ -4 है, फिर मॉड ऑफ +4 है, फिर -4 है, +4 है। तो नेगेटिव नंबर का मॉड भी एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर का मॉड भी पॉजिटिव ही होगा। तो -4 का मॉड भी +4, +4 का मॉड भी +4 आएगा। मिस्टेक नहीं करनी कि जी प्लस को माइनस नहीं बनाना, नो। नेगेटिव का मॉड प्लस, पॉजिटिव का मॉड भी प्लस, और ये पड़ा हुआ है -4, ये भी पड़ा हुआ है +4। -4 + 4 विल गेट कैंसिल, 4 + 4 विल बिकम 8। सो 8 जो है ना वो मेरा राइट आंसर आ गया। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट चॉइस है। सो दिस इज ऑप्शन डी। सो अर्थमेटिक का ये क्वेश्चन था, लेकिन मॉडुलस को इन्वॉल्व किया हुआ था। कह रहे हैं एक्सप्रेस 71/1000 एज अ डेसिमल। इसको आपने डेसिमल में बनाना है, राइट जी। सो डेसिमल में बनाना है, 71/1000 है। बड़ा सिंपल और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड मैं आपको बताता हूँ। 3 जीरोज हैं, तो यहाँ पे भी जब इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। अब 2 डिजिट्स तो 7 और 1 है, 1 और 7, तो एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, 0.071 आ जाएगा। तो 0.071, ये इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई। लेट से अगर मेरे पास ये होता, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, 23 होता और नीचे मेरे पास 5 जीरोज होते, 23 डिवाइडेड बाय 100,000 पड़ा हुआ है, यानी 23 डिवाइडेड बाय 1 लाख पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 5 जीरोज हैं। डेसिमल में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो देयर शुड बी 5 डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट। सो 0.3 और 2 तो ये आ जाएंगे 23 के। अब 5 डिजिट्स पूरे करने के लिए 3 जीरोज यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। सो दिस विल बी द आंसर हेयर, 0.00023। तो ये मैंने आपको डेसिमल में एक्सप्रेस करने का तरीका बता दिया। ऐसे क्वेश्चन पेपर में लाजमी एग्जामिनर ने ऐड किए होते हैं, ताकि सारे का सारा मैथमेटिकल जो आपका सेक्शन होगा वो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप क्विकली जो है ना ट्रिक को यूज़ करके आप सॉल्व करके आप जो है ना विद इन वेरी फ्यू सेकंड्स, मैं कहूँगा बल्कि मिनट्स भी नहीं कहना चाहिए, सेकंड्स कहूँगा, आप आंसर निकाल सकते हो। इससे आपको टाइम बूस्ट मिलता है, आप टाइम मैनेज कर पाते हो। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली 3.2। सो 10 ओवर्स जो है वो क्रिकेट गेम के फर्स्ट 10 ओवर्स में जो रन रेट था वो सिर्फ 3.2 का था। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच 282 रन। तो टारगेट अचीव करना है कितना, 282 रन का। पहले 10 ओवर्स में जो रन रेट है वो 3.2 है। इस बात का मतलब ये है कि पहले 10 ओवर्स में हर ओवर में 3.2 रन बने हैं। सो 10 इंटू 3.2 करेंगे
तो टोटल मेरे पास रन आ जाएंगे जो कि उसने फर्स्ट 10 ओवर्स में बनाए हैं। तो पॉइंट खत्म करूंगा, 1 लगेगा, और पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है तो एक जीरो, 10 10 के साथ कैंसिल। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 32 रन बने हैं फर्स्ट 10 ओवर्स में, जबकि टारगेट कितना है, 282 का है। 282 में से फर्स्ट 10 ओवर्स में 32 का स्कोर कर लिया, रन कर लिए, पीछे रह गए 250। अब ये 250 का जो स्कोर है हमने कितने ओवर्स में करना है, रिमेनिंग 40 ओवर्स में करना है। तो 250 को 40 से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज आ जाएगी पर ओवर जो कि रिक्वायर्ड होगी। जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 25/4 आ जाएगा। 4 5 जा 20, बल्कि 4 6 जा कर लेते हैं। 4 6 जा करने कर क्या लेते हैं, करना भी चाहिए। 4 6 जा 24 होता है। 4 6 जा 24, 1 बचा, पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो लगाऊंगा। 4 2 जा 8 आया, 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, और जीरो लगाने पे क्या करेंगे कि 4 5 जा 20, तो 6.25 का रन रेट जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो 6.25 का रन रेट जो है वो हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव 2.6 ग्राम्स ऑफ योगर्ट इन योर बाउल एंड यू एड another spoon of 1.3 grams, how much yogurt do you have in total? सुपर सिंपल क्वेश्चन। मैंने बताया ना कि मैथमेटिक्स के सेक्शन में, अब ये पास पेपर से यही क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के सेक्शन में, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स है और इसमें सारे क्वेश्चन कुछ सुपर डिफिकल्ट नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, विच यू कैन इवन सॉल्व इन 10 20 और मे बी 30 सेकेंड्स, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी मिले, टाइम बूस्ट भी मिले, और आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सको। ठीक है, सो 2.6 ग्राम्स पहले पड़े हुए थे उस बाउल में, मैंने 1.3 ग्राम्स और ऐड कर दिया। टोटल योगर्ट कितना हो जाएगा, सिंपली ऐड करके आ जाएगा। 6 और 3 को ऐड करेंगे, 9 आ गया, पॉइंट अपनी जगह पे 3.9। तो 3.9 ग्राम्स हो गया योगर्ट अब वहां पर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑफ रुपीज 1 लाख एट 2.5% रेट। कह रहे हैं कि अगर 1 लाख रुपए है, उसके ऊपर जो 2.5% के हिसाब से ज़कात कितनी बनती है। सो बेसिकली करना क्या है, 1 लाख का 2.5% निकालना है। प्रिटी सिंपल। तो एक नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है ऊपर, कि नंबर को परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, 100 से आप डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे 2.5% है, उससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, 100 से मैं क्या कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा। जीरोज जीरोज के साथ कैंसिल हो गए, 2 जीरोज कैंसिल हो गए। नेक्स्ट स्टेप में ये पॉइंट खत्म होगा, जब पॉइंट खत्म होता है हमेशा 1 लगाते हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगाते हैं। अब ये 25/10 हो गया, ये जीरो भी जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 25 × 100 कर लेंगे तो 2500 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर हेयर। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहे हैं कि राउंड ऑफ द 3.864 टू द नियरेस्ट टेंथ। अब नियरेस्ट टेंथ के ऊपर हमने इसको जो है ना वो राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट टेंथ के ऊपर हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट टेंथ के ऊपर जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो एक बात आपने ये याद रखनी है कि 3.864 जो है, 3.864 जो है, दैट इज लेस देन 10। बल्कि इनफैक्ट ये तो लेस देन 5 है। तो लेस देन ये क्या है, 10 है। अब इसको राउंड ऑफ करके 3.9 नहीं बनाएंगे, ना ही 3.96 बनाएंगे। सो 10 तक जो नंबर्स बनते हैं वो 0 से 9 बनते हैं। नियरेस्ट टेंथ के ऊपर ये नंबर्स बनते हैं। तो नियरेस्ट टेंथ के ऊपर ना तो ये 3.9 पे राउंड ऑफ होगा, ना 3.86 पे होगा, ना 3.96 पे होगा, बल्कि 4 पे होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर की वो बात कर रहा है, यूनिट नंबर की। तो टेंथ में 0 से लेके 9 तक ये आ जाते हैं, तो ये 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या रहा है कि लुक एट दिस सीरीज 18 20 22 24, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा। तो अगर मैं देखूं तो इट्स अ प्रीटी सिंपल सीरीज, सब में 2 ऐड हो रहा है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आईक्यू सेक्शन में होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। तो सिंपली 24 में 2 ऐड हो जाएगा, 26 आ जाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 0.5। सो 10 को जब हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए है मेरे पास 2, ऑप्शन बी है 0.2, ऑप्शन सी है 0.50 एंड ऑप्शन डी है मेरे पास 20। लेकिन जब भी आप किसी बड़े नंबर को किसी डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है ना वो उससे भी ज़्यादा बड़ा आता है, यानी आंसर जो है ना वो 10 से भी बड़ा आएगा। एक बात तो सिंपल सी याद रखनी है उसकी। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 0.5 जब हम करेंगे तो पॉइंट को खत्म करने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ता है? 1। अब पॉइंट खत्म करने पे 1 पुट होगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक ही डिजिट पड़ा हुआ है और वो डिजिट है 5, तो जीरो आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने जीरो आप लॉग इन करते हो जब भी आप पॉइंट को खत्म करते हो। अच्छा, अब जो 10 सबसे नीचे डिवाइड हो रहा है, मैथमेटिक्स का रूल है, वो सबसे ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10 × 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20 आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो ये आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर मेरे पास आ जाएगा 2 10 ज़ा 20। सो आंसर मेरे पास 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+1/x की वैल्यू इज गिवन एज 4। सो x+1/x की जो वैल्यू है डैट इज गिवन एज 4, और हमसे वैल्यू पूछ रहे हैं कि आप वैल्यू बता दें कि एक्स स्केयर, एक्स क्यूब की नहीं बल्कि एक्स स्केयर +1/x स्केयर की वैल्यू जो है ना वो आपने बतानी है। सो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे भी एक टर्म हो x और वही टर्म नीचे 1/x में सेम पड़ी हुई हो तो सिंपली आपने अगर इसका स्केयर बनाना है, यानी अगर आपने इसको x² +1/x² करना है तो आप क्या करेंगे कि जो टर्म गिवन है आपके पास उसका स्केयर करोगे और माइनस कर लोगे आप इसमें से 2 को, अगर ये प्लस है तो 4 स्केयर में से 2 चला जाएगा, 4 स्केयर हो जाएगा 16, 16 में से 2 चला जाएगा तो मेरे पास 14 आ जाएगा। तो नन ऑफ द अबव जो है वो यहाँ पे राइट चॉइस बनती है। आप इसको चाहे तो यूँ शॉर्टकट टेक्निक से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को जिस भी मेथड से इजी लगता है वो दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं। सो x+1/x 4 गिवन था, हमने x² +1/x² निकालना है। तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा? मैं होल स्केयर ले लूंगा। तो दोनों तरफ आई बी टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। सो लेफ्ट साइड में मेरे पास a+b की फॉर्म में है, सो a+b का होल स्केयर इज a² + b² +2ab। याद रखिएगा x मेरे पास a है और b मेरे पास 1/x है। सो a का स्केयर, सो x का स्केयर प्लस b का स्केयर 1/x का स्केयर +2ab, 2x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 2 × x, 1/x इज इक्वल्स टू 4 का स्केयर आ जाएगा। तो 4 का स्केयर क्या होता है? 16 होता है। अब x को हम x के साथ कैंसिल कर लेंगे, 2 राइट साइड पे चला जाएगा, 16 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो 14 आ जाएगा। सो चॉइस आपकी अपनी है, अगर आपको होल स्केयर लेके सॉल्व करना है आप उससे भी कर सकते हो। एल्स अगर आपके पास यहाँ पे x है और नीचे 1/x पड़ा हुआ है और आपने x² +1/x² निकालना है तो ट्रिक बड़ी सिंपल है, मैंने आपको बता दी। वो ये है कि आप क्या करेंगे कि 4 का स्केयर कर लेंगे या जो भी गिवन वैल्यू है उसका आप स्केयर कर लेंगे, और अगर ये प्लस है तो 2 माइनस करेंगे। अगर ये x-1/x होगा, x-1/x होगा और आपने ये वैल्यू निकालनी है तो फिर उस केस में आप ए स्केयर में 2 को ऐड कर लेंगे सिंपली। तो अगर ये x-1/x होता तो आंसर 18 आना था, क्योंकि उस केस में फिर क्या करते हैं? उस केस में करते हैं 4² + 2। अगर क्योंकि ये x+1/x है माइनस करते हैं तो 4² - 2 करेंगे, तो 16 में से 2 चला जाएगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव जो है वो यहाँ पर राइट चॉइस बनती है। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? सो नाउ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बट अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्योंकि जीरो भी पड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्म्स भी पड़ी हुई है, जब ये लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आया तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट दे मार्क जीरो एज द स्मॉलेस्ट नंबर, जबकि जीरो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। अगर मैं टाइम लाइन भी ड्रॉ करूं तो आप ये देखें कि जीरो, जीरो का तो कोई साइन नहीं होता, वो तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव नंबर उससे ऊपर होंगे, टाइम लाइन में आगे की तरफ होंगे, तो 3 यहाँ पे होगा, जबकि -1/2 यहाँ पे होगा और -1 इससे भी नीचे होगा। तो ये जो है ना -1 होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर -1 है। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट यहाँ पे जीरो मार्क कर रहे थे, भाई जीरो इज नॉट द आंसर, -1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें से। तो नेगेटिव में जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होता है नंबर उतना ही छोटा होता है वैल्यू वाइज। ठीक है, -1000 इज अ स्मॉलर वैल्यू एज कंपेयर टू
100, तो -100 बड़ा है, -1000 उससे छोटा है। तो इस यहाँ पे भी यही काम होगा, -1/2 तो -0.5 है ना। राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है मेरे पास, कह रहा है मल्टीप्लाई करें आप 10.4 को 10.2 से। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, नंबर वन, क्योंकि पेपर में एक तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, एंड वी ऑल आर कैलकुलेट सो मच कैलकुलेटर डिपेंडेंट कि हमारा टाइम इन्हीं तरह के क्वेश्चन में चला जाता है। प्लस हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि जो पॉइंट लगा हुआ है आंसर में, मैं पॉइंट कहाँ पे लगाऊंगा। तो बड़ी मैं आपको सिंपल और इजी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी वे बताता हूँ इनको सॉल्व करने की। देखें 10.4 है, ऊपर 10.4 आ जाएगा, नीचे 10.2 आ जाएगा। क्या करेंगे हम, पहले टू से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जीरो से करेंगे, फिर वन से करेंगे। सो 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, क्रॉस कर लेंगे। 0 4 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। नाउ टू क्रॉस आएंगे क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लीकेशन पे जा रहे हैं। सो 1 4 ज़ा 4, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। एक बात बाजे याद रखने की, मल्टीप्लाई करते हुए आपने जिस डिजिट ने जिसके नीचे आना है, एक तो उसको उसी के नीचे रखना है। सेकेंडली पॉइंट के हवाले से मैं अभी आपको बहुत ही आसान सी ट्रिक जो है वो बता देता हूँ। तो ये तो 8 आ जाएगा, जीरो में जीरो ऐड करेंगे, जीरो आ जाएगा। 4 में 2 ऐड करेंगे, 6 आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज के अंदर पॉइंट प्रेजेंट है, डेसिमल की फॉर्म में है दोनों। तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। सो एक डिजिट यहाँ पर है, एक डिजिट यहाँ पे है पॉइंट के बाद। तो जो आंसर आएगा उसमें दो पॉइंट्स के बाद डिजिट होगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया। अगर यहाँ पर दो पॉइंट्स के बाद डिजिट होता, यहाँ पे एक के बाद होता, तो आंसर में फिर हम ऐड करते 3 पॉइंट्स के बाद डिजिट होगा। तो यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूंगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स आ जाएंगे। सो 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा, क्योंकि इसमें एक डिजिट के बाद एक डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी एक डिजिट है पॉइंट के बाद। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं ना, अगर दोनों में नंबर ऑफ दोनों में पॉइंट्स हैं, तो दोनों के नंबर ऑफ डिजिट्स आउट ऑफ द पॉइंट ऐड करेंगे, आंसर में वो आ जाएगा, बस सिंपल। तो यहाँ पे एक डिजिट था, यहाँ पे भी एक था, इसलिए आंसर में दो के बाद आ जाएगा। तो 106.08 आ जाएगा आंसर मेरे पास। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट चॉइस है। A restaurant has 180 normal chairs and 20 chairs for babies। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं पेपर में, लेकिन इनको घबराना नहीं है आपने। सिंपली जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसी स्टेटमेंट के मुताबिक आपने कन्वर्जन करनी है इनटू द मैथमेटिकल फॉर्म। तो चीज़ें जो है ना वो आपके लिए बड़ी इजी हो जाएंगी। तो साथ साथ आपने इनको कन्वर्ट करते जाना है जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आएगा। तो द रेस्टोरेंट हैज़ 180 नॉर्मल चेयर्स। तो पहली बात तो ये पता चली कि भाई नॉर्मल चेयर्स कितनी है, 180। ये नॉर्मल चेयर्स हैं। बेबी चेयर्स कितनी है, 20। सो सेकंड बात जो मैं ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज वी हैव 20 चेयर्स फॉर बेबीज। व्हाट इज द रेशो ऑफ नॉर्मल चेयर्स टू बेबी चेयर्स। हमने रेशो बतानी है, किसकी बतानी है, नॉर्मल चेयर्स की विद बेबी चेयर्स रेशो हमने लेनी है। सो नॉर्मल चेयर्स 180 हैं, बेबी चेयर्स 20 हैं। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड हो रही है टर्म्स। 180 को 20 से डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो के साथ कैंसिल, और ये 9 आ जाएगा। तो 9:1 बना, 9:1 इज 9:1 जो है ना, 9:1 का मतलब 9 ही होगा, क्योंकि 9:1 मीन 9/1। तो 9/1 9 होता है। वन से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, वन से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो, वही नंबर आता है। तो इसलिए यहां पर भी 9 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द 3/5 ऑफ 50। 3/5 ऑफ 50 बताना है। किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो, किसी भी नंबर का स्पेसिफिक पोर्शन निकालना हो, स्पेसिफिक पार्ट निकालना हो, उस पार्ट को या परसेंटेज को उठाएं, नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाता है। तो 3/5 ऑफ 50 निकालना है, 3/5 करेंगे, 3/5 इंटू 50 कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 3 10 ज़ा 30 आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैं आपको बता रहा हूँ ना बार बार कि पेपर में जो क्वांट मैथमेटिक्स का या बेसिक मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है, जो कि सबका ही इंक्लूडेड होता है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो टाइम लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इफ़ यू यूज द राइट अप्रोच इन सॉल्विंग दम। तो अप्रोच आपने अपनी करेक्ट रखनी है, और बेसिक्स, स्टिक टू द बेसिक्स। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ना मार नहीं खानी है आपने, कैलकुलेटर नहीं है तो मैं क्या करूंगा। आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहते हैं देयर इज अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल हु आर ऑर्डरिंग पिज्जा। सो खाने की बात हो रही है भाई।
10 लोग हैं जिन्होंने पिज्जा ऑर्डर करना है। इफ ईच पर्सन गेट्स 2 स्लाइसेस एंड ईच पिज्जा हैज 4 स्लाइसेस, हाउ मेनी पिज्जाज शुड दे ऑर्डर। तो 10 लोगों की एक ग्रुप है, वो पिज्जा ऑर्डर करना चाहते हैं अपने लिए। हर आदमी को 2 स्लाइसेस जो है ना वो खाने हैं, हर पर्सन ने एटलीस्ट 2 स्लाइसेस खाने हैं। और हर पिज्जा में देर आर ओनली 4 स्लाइसेस, तो हमें कितने पिज्जाज ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि भाई हमें टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस देखने पड़ेंगे ना। सो 10 लोग हैं एंड एवरी पर्सन रिक्वायर्स 2 स्लाइसेस, तो टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस हो गए 20। अब एक पिज्जा में कितने स्लाइसेस हैं, 4, 4 से सिंपली डिवाइड कर लेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, 5 पिज्जाज ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है। सो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ, सॉल्व करना है आपने इस वैल्यू को, 3 + 3 × 3 - 2 डिवाइडेड बाय 1। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, फिर प्लस है 3 × 3 9 है, फिर इसमें से -2/1 है, -2/1, 2/1, 2/1 है पड़ा हुआ। तो 2/1 क्या होगा। वैसे तो बॉर्ड मैथ रूल लगाना चाहिए था, चलिए मैं उससे भी बता देता हूँ आपको। बॉर्ड मैथ रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, फिर वो कहता है ऑर्डर यानी पावर को सॉल्व करें, वो भी यहाँ पे है नहीं। पहले डिवाइड को करें फिर मल्टीप्लाई को करें। तो 2/1 अभी ऊपर बताया है भाई, किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं वही नंबर आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनर ने आपको घबराने परेशान करने की कोशिश की कि स्टूडेंट घबरा जाएगा और क्वेश्चन गलत करेगा। तो 2/1 क्या है, -2 है, और 3 × 3 9 हो गया था। अब पहले फिर एडिशन होगी फिर सब्ट्रैक्शन होगी, तो 3 + 9 क्या हो गया, 12, 12 में से 2 चला गया, क्या बचा, 10, 10 बचा। 10 तो चॉइस में ही नहीं है, मतलब ए बी सी में तो नहीं है, तो फिर नन ऑफ द अबव चॉइस बना। व्हाट इज 30% ऑफ 80, सुपर सिंपल क्वेश्चन, 30% निकालना है 80 का, तो 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30% को परसेंटेज खत्म करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो के साथ कैंसिल, ये जीरो के साथ कैंसिल, 3 8 = 24। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है 16 की पावर 7/4 क्या होगा। 16 की पावर 7/4 को सिंप्लीफाई कर दो। भाई 16 को पहले तो उस फॉर्म में लिखो कि ये पावर के ऊपर पावर क्योंकि मल्टीप्लाई होती हैं, तो 16 को इस फॉर्म में लिखें कि वो किसी नंबर की पावर 4 हो, ताकि ये डिनोमिनेटर वाले 4 के साथ कैंसिल हो जाए। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 होल पावर 7/4। तो 4 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, पीछे रह जाएगा 2 की पावर 7। मैंने क्या किया, 16 को 2 की पावर 4 लिखा, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो 2 की पावर 4 आ गया, 7/4, 4 4 के साथ कैंसिल, 2 की पावर 7 आ गया, वो 128 आ गया। सो 2 × 2 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 और फिर 128। तो 2 की पावर 7 क्या है, 7 टूज आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो 128 आ रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। सो ये मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहे हैं इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 40% उसमें से लड़कियां हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो एक क्लास में टोटल स्टूडेंट 50 हैं, लड़कियों की परसेंटेज है 40%, तो बॉयज कितने परसेंट होंगे, कॉमन सेंस 60% होंगे, वो बॉयज हैं। 50 का 60% निकाल लेते हैं ना, 50 को 60% से मल्टीप्लाई करेंगे। सो पर परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो 100 से हमें साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, जीरो जीरो के साथ कैंसिल, जीरो जीरो के साथ कैंसिल, 5 6 = 30 आ जाएगा ये। तो ये 5 6 = 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। एक बड़ी इजी ट्रिक बताता हूँ आपको। टेबल्स तो आपको आते नहीं है, वैसे तो मुझे तो पता है कि भाई 144 का जो अंडर रूट है ना वो 12 होता है। क्यों, क्योंकि 144 इज रिटन एज 12 का स्केयर, स्केयर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, पीछे 12 आ जाएगा। वैसे तो कुछ बेसिक स्केयर्स आपने याद ही रखने हैं, जिसमें ये 12 का स्केयर भी है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 13 का स्केयर, 14 का स्केयर, 15 का स्केयर, 16 का, 20 का, 30 का, 11 का स्केयर, ये बड़े फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। 9 का स्केयर, 7 का स्केयर, तो अगर ये आते हो तो पेपर में बड़ा टाइम बच जाता है। शॉर्टकट टेक्निक ये है सॉल्व करने की, कि अगर आपने किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है और आप यू हैव नो क्लू इन द एग्जाम कि यार ये किसका स्क्वायर रूट बनेगा, तो जो भी चॉइसेस गिवन है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी 13 है ना, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखना आप। तो 13 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आएगा, 3 3 = 9, 3 1 = 3, क्रॉस करेंगे, 1 3 = 3, 1 1 = 9,
वन वन जा वन तो 9, तो 169 आ रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 196 आएगा, 15 को 15 से करोगे 225 आएगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि जो भी चॉइस गिवन है उसी का 12 × 12, 12 × 12 जो है ना वो 144 होता है। तो बड़ा सिंपल वे क्या है कि जो भी गिवन ऑप्शन है उस ऑप्शन को अपनी अपनी ही वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, चेकआउट कर लो, तो आपके पास पता चल जाएगा किस नंबर का स्क्वायर रूट है। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 28 एंड देयर डिफरेंस इज 4। दो नंबर बताने हैं जिनमें से जिनका सम 28 है और उनका डिफरेंस जो है वो 4 है। सो फर्स्ट वैल्यू इज एक्स सपोज कर लेते हैं, सेकंड वाई सपोज कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई वो कह रहा है 28 है, और एक्स माइनस वाई जो है ना वो कह रहा है 4 है। तो बताओ के नंबर क्या है। तो एक इक्वेशन बनी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28, दूसरी बनी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। प्लस वाई माइनस वाई विल गेट कैंसल, 2x इज इक्वल टू 32 कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू 16 आ जाएगी, x 16 आ जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप y को फाइंड आउट कर लोगे। वैसे तो एक ही चॉइस में 16 है, तो इसका मतलब है x ने 12 ही आना है। करके भी देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 28 है, सो x की जगह पे 16 आया है, y निकाल लेते हैं, उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो x 16 y 12, तो 12 एंड 16 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम आते हैं। अब हम 28 पे थे, अब हम 29 पे आगे कह रहे हैं टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल इफ। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? इफ दे आर स्केयर मैट्रिक्स, दे हैव सेम ऑर्डर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दे हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए सिर्फ उनका ऑर्डर सेम होना इज नॉट नेसेसरी, बल्कि एग्जैक्ट जो पॉइंट टू पॉइंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनके उनकी वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, उनकी वैल्यूज भी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और अगर मेरे पास एक और मैट्रिक्स है और वो मैं कहता हूँ कि डैट इज ए बी सी एंड एक्स, तो दे आर नॉट इक्वल। वाई? भाई ऑर्डर तो सेम है दोनों का, होने दो, दोनों स्केयर मैट्रिक्स हैं, होने दो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है ना, ए की जगह पे ए है, यहाँ पे भी बी की जगह पे बी है, सी की जगह पे सी है, लेकिन यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो दे आर नॉट इक्वल। सो अगर मैं ये चाहता हूँ कि दो मैट्रिसेस इक्वल हों, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट सेम लोकेशंस के ऊपर पड़े होंगे, तो तब ही वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। तो दे शुड हैव सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, दे शुड हैव देयर एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। सो ऑप्शन सी जो है ना वो राइट चॉइस यहाँ पे बन रहा है। सिर्फ ऑर्डर सेम होने से कुछ नहीं होता, कॉलम और रो सेम होने से कुछ नहीं होता। स्केयर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं इक्वल, वो तो मसला ही नहीं है। देखो, स्केयर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, वो स्केयर की तरह हो गया ना यूं। जिस तरह इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो स्केयर मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स में लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसमें रोज 2 हैं बेटा, और कॉलम्स जो है वो यहाँ पर 3 हैं, तो इसका ऑर्डर तो 2 × 3 बनता है। तो रेक्टेंगुलर भी सेम हो सकते हैं, स्केयर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का तो मसला ही नहीं है। हाँ, जो भी मैट्रिक्स हैं, जिस तरह के भी, जिस भी स्टाइल के मैट्रिक्स हैं, कॉलम है, रो है, रेक्टेंगुलर है, स्केयर है, एग्जैक्टली एलिमेंट सेम पड़े हुए होंगे तो इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन? बहुत सिंपल आ गया। इस तरह का बीच में एक आधा क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐड किया होता है टाइम बूस्ट देने के लिए। 3x = 20 - 5 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। तो ये बहुत सिंपल था, इसमें मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं। कह रहा है पावर सेट बता दो 1 2 3 का, कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट के एलिमेंट्स निकालने का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वो क्या है कि 2 के ऊपर पावर डाल दो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 2 का क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा। सो 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 8। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। पावर सेट में 8 एलिमेंट्स हैं। A tank 30 centimeter by 20 centimeter by 10 centimeter is 1/5 full of water. How much water is in the tank? एक टैंक है जिसकी डायमेंशंस क्या है, लेंथ है 30 सेंटीमीटर, हाइट है 20 सेंटीमीटर, डेप्थ है 10 सेंटीमीटर, और वो 1/5 भरा हुआ है पानी से। तो कितना पानी उसमें आएगा? तो सबसे पहले तो टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे ना। सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर टैंक का हम क्या निकालेंगे,
हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो लेंथ है उसकी 30, डेप्थ पीछे की तरफ है उसकी 10, हाइट है उसकी 20। तो ये क्या है, इसकी हाइट है जो कि क्या है, 20 है। तो ये क्या आएगा, वॉल्यूम आता है कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो ये 30 इंटू 20 इंटू 10 आ जाएगा। राइट, सो 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, एंड 3 zeros आ जाएंगे। तो वॉल्यूम आ जाएगा 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो टैंक का वॉल्यूम है, जल्दी में यह आंसर नहीं लगा देना। हमसे पूछा था कि कितना पानी है उसमें, अब टैंक पूरा फिल्ड नहीं है, ये तो पूरे टैंक का वॉल्यूम है। पानी उसमें 1/5 फिल्ड है। तो 6000 का 1/5 निकाल लेंगे, 12, एंड दीज टू जीरोस, 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाए। तो 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर का आंसर है। तो हमने उसमें बताना था कि पानी कितना है, वाटर कितना है। अब वर्कर कंप्लीट सा टास्क इन 6 आवर्स। एक वर्कर ने 6 घंटे में काम किया है, एक और वर्कर ने वो काम किया है लेकिन वो उससे हाफ एफिशिएंट है। थोड़ा सा ट्रिकी है। हाफ एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि वो उसको डबल टाइम लगता है। तो अगर वर्कर ए ने ये काम 6 आवर्स में किया है, तो वर्कर बी जो है वो काम फिर 12 आवर्स में करेगा, क्योंकि वो हाफ एफिशिएंट है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ टू कंप्लीट द सेम टास्क टुगेदर, कितना टाइम लगेगा दोनों को ये काम करने के लिए, दोनों अगर मिलके काम करेंगे। तो सिर्फ ट्रिक यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको डिसीव करने की यहाँ पे कोशिश की है, ये बात काबिल गौर थी कि हाफ एफिशिएंसी का मतलब है डबल टाइम लगेगा। हाफ एफिशिएंसी का मतलब 3 आवर्स नहीं लगेगा। जब ये लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बच्चे वहां पे थी, एक को 6 घंटे, दूसरे को 3 घंटे लगेंगे। बाकी आपने मेथड सर बताया हुआ था, 1/6 और 1/3 को ऐड कर लिया, एलसीएम लिया, रेसिप्रोकल किया था, आंसर आ गया था। भाई वो आंसर नहीं था, वो गलत था। हाफ एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि उसको टाइम डबल लग रहा है। एफिशिएंसी हाफ है, एफिशिएंसी तो वर्क, यूजफुल वर्क की कैपेबिलिटी है ना। तो जब अगर उसकी एफिशिएंसी हाफ है तो वो डबल टाइम में काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, मैंने बताया हुआ है पहले भी कि ऐसी सूरत हाल में अगर टाइम गिवन हो तो टाइम का रेसिप्रोकल आप ले ले। टाइम का रेसिप्रोकल ले लेंगे, आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। तो ए का रेट ऑफ डूइंग वर्क 1/6, बी का रेट ऑफ डूइंग वर्क 1/12। अब दोनों मिलकर काम करें तो ऐड कर लेंगे। एलसीएम आएगा 12 इंटू 6, 12 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। सो 12 + 6 क्या होगा मेरे पास, 18। नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, 12 इंटू 6। दोबारा रेसिप्रोकल ले लूंगा क्योंकि तो रेट है ना, मुझे टाइम निकालना है। तो दोबारा रेसिप्रोकल लूंगा, तो 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18। तो टाइम आ जाएगा टोटल के दोनों को जो कंबाइंड टाइम, सी क्या है, दोनों का मिला के टाइम, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा। तो दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 घंटे में काम कर पाएंगे। प्रेटी सिंपल। मार कहाँ खाई थी बच्चों ने, मैंने बताया कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है यहाँ पे। भाई हाफ एफिशिएंट का मतलब है टाइम डबल लगेगा। हाफ एफिशिएंट का मतलब ये नहीं है कि उसको हाफ टाइम लगेगा। हाफ टाइम लिखा होता तो यस, फिर एक को 6 घंटे लगने तो दूसरे को 3 घंटे लगने थे। 13 years अगो। और एक क्वेश्चन तो लाजमी क्वांटिटेटिव मैथ्स में एजेस निकालने का होगा। 13 years अगो शबीज मदर वॉज 7 times एज ओल्ड एज ही वॉज। 13 साल पहले शबीर की जो मदर थी वो शबीर की एज का 7 टाइम्स थी। शी इज नाउ 48 years ओल्ड। एक बात तो बड़ी क्लियर पता चली, मदर की अभी एज 48 है, तो मैंने इसको तो लॉक कर दिया, मदर की एज 48 है। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड शबीर इज नाउ, शबीर की अभी की एज बतानी है। मदर है 48 years की। अब यहां से दूसरी इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन क्या कहती है, ये स्टेटमेंट क्या कहती है, वो कहती है कि 13 साल पहले शबीर की मदर शबीर की एज का 7 टाइम्स थी। सो अगर अभी शबीर की मदर की एज गिवन है जो कि 48 है, तो 13 years अगो जो मदर की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 48 में से 13 को माइनस कर देंगे ना, 35 आ जाएगी। तो तब मदर की एज कितनी थी, 35। और वो अपने बेटे की एज का कितना थी, 7 टाइम्स। तो अगर अभी शबीर की एज एस है, तो शबीर की एज 13 साल पहले S - 13 थी। तो ये है 35, शबीर की एज थी तब 13, और मदर जो थी शबीर की एज का 7 टाइम्स थी। तो हमने एस के लिए सॉल्व करना है।
तो 7s -7 × 13 कर लेते हैं। 7 × 13, 13 7 3 7 21 का 1 2 कैरी 91। सो -91 आ गया। और इसको हम यहाँ से ले जाएंगे लेफ्ट साइड के ऊपर। तो लेफ्ट साइड के ऊपर ये जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होके ये हो जाएगा 91 में 35 ऐड करेंगे तो ये 6, और ये 126। ये 7 है, इज इक्वल टू 7s है, 75 ने लिखा हुआ। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 5 बचा, 56, 7 8 ज़ा 50। तो तब तो अब शब्बीर की एज कितनी है? 18 ईयर्स है। तो सिंपल था। तो एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। शबीर की मदर की अभी एज 48 ईयर्स थी। 13 साल पहले उनकी एज कितनी हो जाएगी फिर? 35। 13 माइनस कर लेंगे ना। और 13 साल पहले उनका और शबीर की एज का आपस में रिलेशनशिप क्या था कि वो शबीर की एज का सन अपने सन की एज का 13 टाइम्स थी, सॉरी 7 टाइम्स थी। तो तब मदर की एज 35 है, शबीर की एज S-13 थी तब। तो 7 टाइम्स थी मदर। इक्वेशन बनी, एस के लिए सॉल्व कर लिया। टू, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बिला वजह का कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है 2 साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट बट ट्रेवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दो बातें पता चलेंगी, दो साइक्लिस्ट हैं जिन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट लिया, पॉइंट यहाँ पर है, सेम पॉइंट से स्टार्ट लिया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक जो है वो साइकिल कर रहा है 12 माइल्स पर आवर की स्पीड पे, और दूसरा जो ट्रेवल कर रहा है वो 15 माइल्स पर आवर की स्पीड से कर रहा है। आफ्टर 3 आवर्स हाउ फार अपार्ट दे आर। तो लेट से ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। जो इस तरफ जा रहा था लेट से वो 12 माइल्स की स्पीड पे जा रहा है, और जो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उसका मैं पाथ ब्लैक से शो करता हूँ, वो 15 माइल्स की स्पीड पे जा रहा है। तो 3 आवर्स के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 3 × 15, 15 माइल्स पर आवर है ना स्पीड उसकी, हर घंटे में 15 माइल्स कवर कर रहा है, तो भाई 3 घंटों में 45 हो जाएगा। और इसकी 12 है, तो ये 3 घंटों में कितना हो जाएगा? 3 × 12, ये हो गया 36। अब एक यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे ग्रीन में हाईलाइट किया, और एक यहाँ पे पहुंचा हुआ है जो दूसरा पॉइंट ग्रीन में हाईलाइट किया। तो अब ये टोटल डिस्टेंस है इनके बीच का। तो इसने 45 ट्रैवल कर लिया, इसने 36 ऐड करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा 6 और 5 11, 1 आएगा, 1 कैरी जाएगा, 81। तो एक दूसरे के अब ये 81 माइल्स के डिस्टेंस के ऊपर हैं, आपस में इनका फासला 81 माइल्स का है। MP का नहीं, 81 माइल्स का है, आपस में दूर 81 माइल्स पे हो गए।